लीनियर अलजेब्रा की 1000 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह होगा। इफ ए इज एन ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज, वो क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर दिया है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। तो जो ऑप्शंस हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन, क्या तो वो हम ट्रांसपोज से चेक करते हैं या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से। तो हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से, तो हम इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लेते हैं क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स होगा। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस इज अगेन अ मैट्रिक्स। तो ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसका सबसे पहले हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और यहां से ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल टू, अगर मैं इसका माइनस आउटसाइड ले लेता हूं तो ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो जो इनसाइड द ब्रैकेट है वही हमें मिल जाता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ये डेफिनेशन होती है ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो ये होता है इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन से डी ट्रू हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज माइनस ए स्टार ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज तो यही रहेगा, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ए ट्रांसपोज माइनस ए उसका कॉन्जुगेट। तो जो यहाँ पर इनसाइड द ब्रैकेट है वो हमको नहीं मिल रहा है, तो हम इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कह सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे इस तरह से गलत हो जाएंगे। और हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा नहीं क्योंकि वो डेफिनेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी फॉल्स होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रू था, वो ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस of the same order, then which one of the following is not correct? तो हमें ये चेक करना है। तो हम इसको देख लेते हैं ये क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है और हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से हमें यहाँ पर क्या पता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इसके कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स को चेक करना है उसका ट्रांसपोज चेक करेंगे हम। तो ट्रांसपोज लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए गिवन है और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। तो जो इनसाइड द ब्रैकेट है वो हमको मिल रहा है। तो ये तो बात ट्रू है, लेकिन हमसे पूछा था विच वन इज नॉट करेक्ट। तो ये हमारे लिए डिजायर्ड ऑप्शंस नहीं होगा, तो इसलिए हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि ए बी माइनस बी ए इज सिमेट्रिक। तो इसका भी हम ट्रांसपोज चेक करते हैं। तो लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर मिलता है आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सॉक्स प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ऐसे ही ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल टू है बी और ए के, ऐसे ये ए बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसका नेगेटिव आउटसाइड ले लेता हूँ तो ए बी माइनस बी ए ये मुझको मिलता है। तो जो इनसाइड द ब्रैकेट है वो हमको मिल रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर पूछा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारी बात गलत है, तो ये हमारा डिजायर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि ए बी प्लस बी ए, उसके बारे में पूछा गया है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वाली बात इसको भी चेक कर लेते हैं। ए बी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब भी प्लस में आता है। इसका ट्रांसपोज चेक करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, और अब सोक्सूस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हमें गिवन है अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहाँ पर जो इनसाइड द ब्रैकेट है वही मिल रहा है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये वाला सही है, लेकिन हमारे लिए डिजायर्ड है नॉट करेक्ट वाला। तो इसलिए ये हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है। फिर यहाँ पर पूछा गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो
अगर एक के लिए ट्रू हो जाएगा तो दूसरे के लिए तो ट्रू होगा ही, क्योंकि दोनों सेम उसी फॉर्मेट में है। यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज, बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो एक के लिए चेक कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज चेक करेंगे तो लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो यहाँ पर मिलेगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, और ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर नहीं यूज करना चाहते तो मत कीजिए। तो जो यहाँ पर इनसाइड द ब्रैकेट है वही हमको मिल रहा है। अगर ट्रांसपोज इक्वल टू ए यूज करेंगे तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर आप a यूज करेंगे और यहाँ पर a, तो ये भी 2a के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रांसपोज 2a का ट्रांसपोज 2a आ रहा है, यानी कि जो इनसाइड द ब्रैकेट है वही हमको मिल रहा है। तो ये सिमेट्रिक होगा, तो ये वाली बात सही है। तो ये हमारे लिए डिजायर्ड नहीं होगा। तो इसमें एक ही डिजायर्ड था, वो ऑप्शन बी था। तो हमने ये भी कर लिया है 62। अब हम 63 की तरफ चलते हैं। तो 63 हमें क्या कहता है, I square matrix A is said to be idempotent orthogonal unitary Hermitian if this equal to I। यहाँ पर ही हमसे पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। वैसे ये डायरेक्ट डेफिनेशन है आपकी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर ये कम्यूट कर जाता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, तो वहां पर यूनिटरी होता है। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है तो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल आएगा, यानी कि ऑप्शन बी ट्रू होगा। हरमिशन हम इसको कह नहीं सकते, आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोज है वो खुद के मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया है, तो इसलिए ये हरमिशन नहीं होगा। ये डायरेक्ट डेफिनेशन होती है, तो इसमें ज़्यादा सोचेंगे नहीं। इसका ऑप्शन बी ट्रू है। तो 63 का हमारा ऑप्शन बी हो गया है इसकी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 में क्या कहा गया है, अगर ये इस तरह से डिफाइन है, if a equal to this satisfy the matrix equation this, then what is the value of k। अगर a इसको सेटिस्फाई करता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अगर कोई मैट्रिक्स अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसकी कैर इक्वेशन ही होती है, और यानी कि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इतना है, और ये पूरी इक्वेशन हम इसको कह सकते हैं। तो k की किस वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, तो हम इसी से ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे अगर किसी मैट्रिक्स का, तो इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 यहाँ से 1 मिलेगा। तो स्क्वायर से हमें यानी कि ए स्क्वायर से 1 मिलता है। फिर 2i का मतलब यहाँ से हमें मिलेगा 2 और माइनस के ए, ये हमें अभी पता नहीं है, तो हम डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे। तो पहला होगा 3, यहाँ से इन दोनों से सम करके 3 मिल रहा है, 3 माइनस के टाइम्स, और ये फर्स्ट एंट्री हमारी 3 है, तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यानी कि जो मैट्रिक्स आएगा उसकी फर्स्ट एंट्री 0 होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं किससे यहाँ पर 0 मिलेगा, तो 0 रखेंगे तो 3 मिलेगा, तो 0 इसका हो नहीं सकता, तो ये हमारा डिजायर्ड ऑप्शन नहीं है। अगर के की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1 ट्रू है। अगर यहाँ पर के की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हमारा किसी भी ऑप्शन सी या डी ट्रू नहीं है। तो हमने इसको कैसे किया, ट्रायल एंड एरर से ए स्क्वायर से जो हमें वैल्यू मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो हमें 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मिलेगा उसका हमने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के लिए चेक किया, क्योंकि यहाँ पर 0 मैट्रिक्स फॉर्म होना चाहिए तो फर्स्ट एलिमेंट भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमने इसका स्क्वायर चेक किया, फिर यहाँ से 2i यानी कि 2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करा दें करेक्ट साइज का, तो वहां से हमें फर्स्ट एलिमेंट 2 मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया है। और यहाँ पर माइनस के ए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो हमने इसलिए यहाँ पर ये 3 लिया। तो इस तरह से हमने इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज किया। तो आप देख सकते हैं 64 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा 5 है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इफ ए स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेफिनेशन है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। तो 65 का यहाँ पर ऑर्थोगोनल होगा, और सेम डेफिनेशन हमें ऊपर भी आई थी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। सॉरी, यहाँ पर ये ट्रांसपोज है और यहाँ पर ये जो गिवन है यहाँ पर ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर आप यूनिटरी इसका आएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल के प्रॉपर्टी को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये यूनिटरी होगा, इसका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। सिमेट्रिक होगा नहीं, आप चेक कर सकते हैं, और हर्मिशन भी नहीं होगा। ऑर्थोगोनल के लिए सिर्फ ट्रांसपोज देखते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज नहीं देखते हैं। अगर ये रियल होता तो हम कह सकते हैं, लेकिन ए के बारे में कोई भी स्पेसिफिकेशन यानी कि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ए रियल है, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज गिवन है, इसलिए हम यूनिटरी इसको टिक करेंगे। 66 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये क्या कहा गया है 66 के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दो मैट्रिक्स ए और बी अगर ऑर्थोगोनल है तो इनका हमें चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या चेक करना है, जो मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज चेक करते हैं, अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो हम बोल देंगे ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ से आपको ए बी और यहाँ से आपको मिलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सोक्स प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अब आप इसमें सॉरी एसोसिएटिविटी अप्लाई कर सकते हैं, बी बी ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज। बी बी ट्रांसपोज यानी कि बी क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल, यानी कि ए और बी ऑर्थोगोनल है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा और बी बी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ये यहाँ पर एज ए गिवन यूज कर सकते हैं आप, गिवन। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हो गया, तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज यहाँ से रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट था वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल है। और इस स्टेटमेंट को आप डायरेक्ट क्रैम भी करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है वो वही होता है। ऑर्थोगोनल के लिए, सिमेट्रिक के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि दो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा, यानी कि ए और बी का ट्रांसपोज चेक करेंगे। तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज क्योंकि बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो बी के होगा और ये ए के इक्वल होगा। तो जो इनसाइड ब्रैकेट है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये 66 था, तो 66 का ऑप्शन आपका सी ट्रू हो गया है। 67 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 67 कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इज अगेन यूनिटरी। ये भी आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर 67 का बी है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट के क्या यूनिटरी होगा। तो यूनिटरी के लिए मैंने आपको बताया था क्या डेफिनेशन होती है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसका आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पर गिवन है ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसे ही बी बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। और इन दोनों का अब हमें प्रोडक्ट चेक करना है, तो ए बी और ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए बी और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फॉलो करेगा रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पर आपको मिलेगा ए बी और बी ट्रांसपोज, यहाँ पर हमने एसोसिएटिविटी लगाई, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यहाँ पर ए, यहाँ से आई जनरेट हुआ, यहाँ से ए स्टार और यहाँ पर ए स्टार, और ये भी आई के इक्वल हो गया। तो आप ये देख सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो ये यूनिटरी होगा। तो दो यूनिटरी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी यूनिटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 के लिए हम देखते हैं क्या कहा है 68 में। 68 में कहा गया है अंडर विच कंडीशन डज द सिस्टम हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। किसके लिए इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए यहाँ पर जो इसकी रैंक है वो 3 होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर 3 है एक्स वाई जेड। तो इस मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे और डायरेक्ट इसको देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 2 4 और ये 6, ये आपका राइट हैंड साइड से फॉर्म हो रहा है 2 1 2 4
और ये 1 2 a-4 और यहाँ पर a गिवन है। तो यहाँ पर हम इसको रो रिड्यूस करा देंगे। तो इस एलिमेंट को जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे, तो फर्स्ट रो में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 4 6 यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस कराएंगे -3, 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस कराएंगे -6, यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस कराएंगे -8। ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कराएंगे, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ से -4 कराएंगे तो a-8 हो जाएगा और यहाँ से a-6 हो जाएगा। क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो ये इतना जो है, इसके जो मैंने लाइन ड्रॉ करा है इसके लेफ्ट में जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं और इस पूरे को आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम होना चाहिए। सेम रैंक होने के लिए इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा और इसको भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर ये जीरो हो गया तो दोनों जीरो हो गए तो ये पूरी की पूरी रो जीरो हो जाएगी और इसमें नॉन जीरो जो रो है वो 2 होंगी और 2 रैंक हो जाएगी फिर इसकी, तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जरूरी है कि a-8 नॉट इक्वल टू 0 और a-6 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का वैल्यू 8 भी नहीं होना चाहिए और a का वैल्यू 6 भी नहीं होना चाहिए, तभी आपका इसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर कहा है कि फॉर ऑल ए कुछ भी हो, नहीं भैया ये बात सही नहीं है। ए ना तो 6 हो सकता है ना ही 8 हो सकता है, या ए कोई भी इंटीजर हो, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर कहा है ए की वैल्यू 8 होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर 8 हो गया तो यहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 8 ये वाली बात यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर 8 है और यहाँ पर अगर 0 हो भी जाता है तब भी रैंक इसका 3 रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 2 रहेगा। 68 का ऑप्शन डी हो गया है। अब 69 की तरफ चलते हैं। 69 में यहाँ पर कहा गया है कंसिडर a set of linear equation represented by the matrix equation ax equal to b. The necessary condition for the existence of a solution for this system is, existence के लिए ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है और आपसे पूछा गया है कि नेसेसरी कंडीशन यानी कि जरूरी चीज क्या है। तो ए मस्ट बी इनवर्टिबल। अगर ए इनवर्टिबल हो गया है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। रैंक उसमें तो हो जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, सॉरी, लेकिन वहां पर इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमसे पूछा है कि नेसेसरी कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का भी केस लेके चलेंगे। तो ए मस्ट बी इनवर्टिबल, तो ये वाली बात सही नहीं है। यहाँ पर कहा बी मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। अगर इनवर्टिबल ही नहीं होगा, अगर इनवर्टिबल हो जाएगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन होगा कॉलम्स ऑफ ए का, तो ये वाली बात भी जरूरी नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, अगर वो नॉन इनवर्टिबल हो जाए यानी कि उसकी रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है दोनों की रैंक इक्वल, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन अगर उसकी रैंक हो जाए तब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यानी कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा कॉलम्स ऑफ ए का, तो ये भी बात सही नहीं है कि बस लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। उस केस में एक कंडीशन रह जाती है कि यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं आता है, तो इसलिए ये वाली बात भी हमारी गलत हो जाएगी। सही बात हमारा जो है नन ऑफ दीज, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है यानी कि ए डॉट बी, इसको हम कह सकते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड कॉलम मैट्रिक्स बी, इसका रैंक बराबर होना चाहिए, सिर्फ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो या ना हो, यानी कि लेस देन इक्वल टू एन। अगर इस तरह की कंडीशन है तो यही नेसेसरी कंडीशन है, लेस देन इक्वल टू एन, ये चीज होना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसिडर द इक्वेशन ओवर Z3 व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ XY। इसका सॉल्यूशन हमें चेक करना है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ओवर Z3 चेक करना है। तो Z3 के एलिमेंट्स आपको पता है 0 1 2 होंगे, तो इसका सॉल्यूशन 0 1 2 के
ऑर्डर पेयर में ही होना चाहिए, तो यहाँ पर हाफ गिवन है, तो ये ऑप्शंस तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको टिक कर सकते हैं, उसमें वो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे x की जगह हाफ और y की जगह 0, तो यहाँ पर हाफ रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो इसको टिक कर देंगे। और सॉल्यूशन होने के लिए दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर आप यहाँ पर हाफ रखेंगे तो फिर से यहाँ पर 1 माइनस 0 फिर से 1 आ जाएगा। तो उस तरह से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप धोखा खा सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, हाफ Z3 में होता ही नहीं है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर आप चेक करेंगे ट्रायल एंड एरर जो हमें गिवन है उसी को पुट करके देखेंगे, 1 1 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ से 4, और जब हम इस पर मोडुलो 3 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर Z3 दे रखा है तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, फिर इसमें रखेंगे 1 1, तो 1 यानी कि 2 माइनस 1 1 आ जाता है, 1 ओवर Z मोड 3 1 ही रहेगा। तो ये ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पर कहा है 2 0 इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, तो 2 0 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 रखेंगे 4 4 प्लस 0 यानी कि 4 को फिर मोड 3 लगाएंगे, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन इसके लिए तो है, इसके लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे 4 4 माइनस 0, तो ये भी तब भी आ रहा है, यानी कि 1 1 और 2 0 दोनों ही सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि 1 1 बट नॉट 2 0, तो ये ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है। 2 0 लेकिन 1 1 एक ही ये है लेकिन ये वाला नहीं है, जबकि दोनों ही है, तो इसलिए ये भी डिस्कार्ड हो जाता है। बोथ 1 1 एंड 2 0 ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा। तो 70 का जो की है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71, a skew symmetric matrix cannot be of rank। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक क्या नहीं हो सकती है, ये हमें बताना है। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो एक टाइप से, अगर इसकी जो डायगोनल एंट्री है वो 0 या प्योरली इमेजिनरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर रियल है तो वो 0 0 फॉर्म होगी, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या तो 0 और प्योरली इमेजिनरी इनमें से होगा। तो अगर इसकी सिमेट्रिक है तो यहाँ पर जो होगा उसका यहाँ पर माइनस होगा, और उस तरह से अगर हम इसका माइनर देखेंगे, मान लीजिए इसका ऑर्डर कुछ भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कुछ भी है, तो हम बाकी रोज डिलीट कर देंगे और करस्पॉन्डिंग कॉलम, ताकि हमें सिर्फ एक ये वाला रो मिले और एक ये वाला रो और यही कॉलम, सिर्फ 2 कॉलम, यानी कि हम 2 बाई 2 की एक जो मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स वो जनरेट कर सकते हैं, और उसका जो माइनर होगा वो नॉन जीरो होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर चाहे 0 0 भी होगा तो यहाँ से 0 माइनस ए स्क्वायर, तो 0 माइनस ए स्क्वायर, अगर ए हमारा नॉन जीरो है और वो होगा ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो रैंक है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा यानी कि हम एक 2 ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट कर रहा है जो नॉन जीरो है, और उससे ऊपर के चाहे 0 भी हो जाएंगे, तो कभी भी उसकी रैंक 1 नहीं हो सकती है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑफ रैंक 1। इसकी रैंक 1 नहीं होगी क्योंकि 2 का तो हमें मिल ही रहा है, तो कम से कम 2 तो एग्जिस्ट करेगी ही। तो यहाँ पर कैन नॉट के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, आई थिंक ये 70 था, तो 70 का आपको जो की है वो आपका ये 70 था, एक्चुअली ये 71 था, तो 71 का जो की है आपको ए एग्जिस्ट कर जाएगा। अब 72 की तरफ चलते हैं। 72 में हमें क्या कहा गया है, द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आप को पता होना चाहिए कि अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर, तो वहां पर हम देखते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया 0 होगा। तो अगर एरिया 0 होगा यानी कि डिटर्मिनेंट इसका 0 होना चाहिए अगर ये कोलिनियर है तो, और इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो आपको ये पता चल गया कि इसका रैंक 3 नहीं हो सकता है, तो 3 से कम होना चाहिए। तो क्या तो इसका रैंक 2 हो या 1 हो, 3 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में 3 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए डिजायर्ड नहीं होगा। कोलिनियर होने के लिए रैंक 2 या 2 से कम होना चाहिए।
यहाँ पर 3 भी हो सकता है और 2 भी, तो इसलिए ये भी हमारी डिजायर्ड नहीं है। यहाँ पर 3 आ गया है तो इसलिए ये भी डिजायर्ड नहीं है। तो 2 और 1, तो ये हमारा ऑप्शन ट्रू होगा। यानी कि कोलिनियर होने के लिए तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए, और एक ही लाइन में होंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए, यानी कि उसका एरिया 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 72 का आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाता है। 73 की तरफ चलते हैं। 73 क्या कहता है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द लीनियर इक्वेशन दिस टू पोसेस अ यूनिक सॉल्यूशन। ये दो वेरिएबल, और यानी कि दो वेरिएबल में इक्वेशन है एक्स और वाई में, तो हम 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड पर करके आते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसका जो कॉफिशिएंट का जो रिलेशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2, तभी इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहां से क्या पता चला? a1 b2 नॉट इक्वल टू b1 a2, और दोनों को अगर एक साइड ले आते हैं तो a1 b2 माइनस b1 a2, तो a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 यहां पर ये, तो इसके लिए ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। तो 73 का ऑप्शन सी हो जाता है। अब हम 74 की तरफ चलते हैं। 74 में क्या कहा गया है? 74 में कहा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो यानी कि इसमें बहुत सारी करेक्ट स्टेटमेंट है, उसमें से हमें इनकरेक्ट फाइंड करनी है। ट्रांसपोजिशन leaves द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अनचेंज, ये वाली बात तो सही है, यानी कि ए और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम होता है, तो ये वाली बात हमारी सही है, तो ये हमारे लिए डिजायर्ड नहीं होगी। इफ टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, ये वाली बात भी सही है। अगर कोई डिटर्मिनेंट की अगर कोई दो रो प्रपोर्शन में है, यानी कि ए बी सी, और इसके कोई भी रो k टाइम्स ए, k टाइम्स बी और k टाइम्स सी, यानी कि अगर इस तरह से हो जाए तो हम k कॉमन ले लेंगे और फिर इन दोनों को माइनस करा देंगे, तो सारी एंट्री 0 0 हो जाएंगे, और फिर उसके करस्पॉन्ड हम उसको एक्सपेंड करेंगे, तो 0 0 0 से जो भी माइनर यानी कि जो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा वो बनाएंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो अगर दो रोज अगर प्रपोर्शन में है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो ये वाली बात भी इसने सही कहा है। इफ टू रोज या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, तो ये भी हमारे लिए डिजायर्ड नहीं होगा। इफ टू रोज of a determinant are interchanged, the value of the determinant so obtained is same as the value of the original determinant। अगर किसी मैट्रिक्स की, यानी कि अगर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट की अगर कोई दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के सेम होता है? नहीं, हम पढ़ के आ रहे हैं 11th-12th स्टैंडर्ड में, अगर किसी दो रोज को डिटर्मिनेंट की इंटरचेंज किया जाता है तो उसका वैल्यू जो होता है नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। तो ये वाली बात हमारी गलत है, तो यही हमारे लिए डिजायर्ड होगी। ये वाली बात हमारी गलत थी और हमसे इनकरेक्ट पूछा था। डी ऑप्शन चेक करते हैं। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर के, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सो ऑब्टेन्ड इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अगर जैसे कि यहाँ पर किसी मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट की अगर किसी भी रो को अगर के से मल्टीप्लाई करा दें थ्रू आउट, तो के को हम आउटसाइड ले लेंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो के टाइम्स हो जाता है। और अगर पूरे मैट्रिक्स को ही के से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से के यहाँ से आएगा, फिर के यहाँ से आएगा, के यहाँ से, तो जितने टाइम्स मतलब ऑर्डर होगा उतने टाइम्स हम उसको आउटसाइड ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, के की पावर n हो जाता है। लेकिन यहाँ से सिर्फ एक के लिए पूछा था, के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ये होगा, तो ये वाली बात भी हमारी सही थी, तो ये इसलिए हमारी डिजायर्ड नहीं होगी। तो इसका जो की है वो ऑप्शन सी है, तो 74 की ऑप्शन सी हो गई है। नेक्स्ट 75 की ओर चलते हैं। 75 में क्या कहा गया है? इफ ए बी एंड एच आर रियल नंबर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, इसके रूट्स क्या होंगे ये हमें बताना है, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो a माइनस एक्स, और यहां से आपको पूछा है b माइनस एक्स माइनस एच स्क्वेयर इक्वल टू 0,
तो ऑल रियल इक्वल ऑल इमेजिनरी, वन रियल एंड द अदर इमेजिनरी। देखिए ये 2/2 का है तो इसके दो ही रूट होंगे, तो एक रियल और एक इमेजिनरी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इमेजिनरी रूट्स पेयर होते हैं तो वो पेयर में आते हैं, ये वाली बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी तो इस तरह से डिस्कार्ड हो जाता है। ऑल इमेजिनरी मतलब अगर दो रूट हैं तो दोनों ही इमेजिनरी होगा, इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ए को इससे मल्टीप्लाई कराया, ए बी माइनस ए एक्स, ऐसे ही माइनस बी एक्स, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से एक्स अगर आप कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव भी मैंने कॉमन ले लिया, ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा ये और ये, तो प्लस ए बी माइनस एच स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो आप इसका यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो यानी कि ए बी सी, अब ये यूजुअल नहीं है तो इसको मैं कैपिटल से ये ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ए और बी यहाँ पर क्वेश्चन में यूज कर लिए हैं, तो मैंने इसका जो डी है, डी चेक करने के लिए मैंने कैपिटल बी ले लिया है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर यानी कि आपका ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको पॉजिटिव लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस के 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू दिस, यानी कि ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका स्क्वायर रूट है इसमें यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसके रूट जो हैं वो इमेजिनरी नहीं होंगे। ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो, अगर यहाँ पर ए का वैल्यू 0 0 भी कर, ए और बी का वैल्यू 0 कर देते हैं तब भी ये माइनस एच है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उस केस में ये 0 हो जाएगा, तब भी यहाँ पर कोई फर्क, अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी करें तो ऑल इमेजिनरी ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। इक्वल होंगे, हम नहीं कह सकते हैं कि इक्वल होगा, इक्वल होने के लिए 0 होना चाहिए, और 0 आपका किस केस में हो सकता है, 0 ये कभी होगा, ये तभी हो सकता है 0 जब ए बी और एच तीनों के तीनों 0 हो जाएं, ठीक है, तो तीनों के तीनों को इनको 0 होना पड़ेगा, उसी केस में ये इक्वल हो सकता है। तो ऑल रियल, यहाँ पर जो भी रूट्स होंगे वो रियल होगा। इक्वालिटी की हम बात नहीं कर सकते हैं, श्योरिटी नहीं है क्योंकि वो पर्टिकुलरली ट्रू होगा। ये ऑल रियल ये सही होगा कि कुछ भी हो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन ए ट्रू करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 76 क्वेश्चन। 76 में क्या कहा है कि डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। अगर ये डिटर्मिनेंट है और इसका कोई रो या कॉलम अगर सम है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मैं अलग से देख लेता हूं। तो अगर इस टाइप से है तो हम उसको लिख सकते हैं a1 प्लस c1, और फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे b2 से माइनस b1, और फिर a2 प्लस c2। एक्चुअली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के से हम इसको सेपरेट करा देते हैं, यानी कि एक्सपेंड करा देंगे। तो ये जो यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम दो सम में लिख पाएंगे, यानी कि a1 b2 प्लस c1 b2 माइनस b1 a2 माइनस b1 c2। तो आप देख सकते हैं, एक बार हम इसको ले लेंगे इसके साथ a1 b2 और b1 a2, फिर इनको इसके साथ ले लेंगे तो सम ऑफ 2 आ जाता है। जितने भी यहां पर होंगे यानी कि जितने पूरी की पूरी कॉलम या पूरी की पूरी रो थ्रू आउट सम ऑफ होना चाहिए, यानी कि जैसे यहां पर 2 का सम है तो या 3 का सम है तो वो थ्रू आउट होना चाहिए सम, सभी रो में या कॉलम में किसी भी एक में, तो हम उसको उतने में लिख सकते हैं। अगर 2 का सम है तो 2 में लिख सकते हैं, 3 का सम है तो 3 में लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन से ट्रू हो जाता है। 77 की तरफ चलते हैं। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन हमसे पूछा गया है, तो क्या कह सकते हैं, ए और ए कॉन्जुगेट
ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर ये बराबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे यहाँ पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर नहीं होता है, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट ये बराबर नहीं होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के। तो यहाँ से कभी भी ए स्क्वायर जनरेट नहीं होगा। अगर हाँ, अगर मैट्रिक्स ए रियल है तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज हो जाएगा, उस केस में तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए को स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर भी सेम बात है, इसको भी हम नहीं देख सकते हैं कि वो उसका नेगेटिव के बराबर होगा या नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो ए स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो बराबर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका सी ट्रू हो जाएगा, ऐसे इस केस के लिए ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इस टाइप से आपको दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? 1 1 1 0 हाफ हाफ हाफ, फिर 0 0 1/3, ऐसे इसको इसे डायगोनल मैट्रिक्स मतलब इसके डायगोनल एंट्रीज देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है 1/n की फॉर्मेट में, और जो अपर डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे जीरो हैं, तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के या कोई भी अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगी, और आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ही डिटर्मिनेंट होता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप माइनर के हेल्प से निकालेंगे तो आप निकालते ही रह जाओगे। तो इसमें ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा, तो इसका जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो आइगन वैल्यूज इसकी जो 1 हाफ 1/3 1/4 डॉट 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 1/n, यानी कि ऊपर से तो मिलेगा 1 और नीचे क्या चल रहा है 1 2 3 4 अप टू n, और यानी कि इनका प्रोडक्ट चल रहा है, यानी कि n n-1 n-2 इस तरह से अप टू 1, तो यहाँ पर ये क्या हो गया फैक्टोरियल n। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका ट्रू हो जाएगा, ये सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट 79, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ फोर्थ ऑर्डर इज सम ऑफ टर्म्स, कि जो फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, यानी कि एक मैट्रिक्स अगर ए आपको दे दिया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट को कितनी टर्म्स के सम में हम लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम 2x2 का देख लेते हैं। तो अगर एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 अगर इस तरह से है, तो या हम इसको जनरल ले लेते हैं ए बी सी डी, इस तरह से अगर हमने एक डिटर्मिनेंट कंसिडर कर लिया 2x2 का, तो इसको क्या लिखेंगे ए डी माइनस बी सी, यानी कि दो टर्म्स हैं यहाँ पर। टर्म्स जो सेपरेट होते हैं वो प्लस या माइनस से होते हैं, तो यहाँ पर दो टर्म का है, तो अगर 2 है तो इसकी दो टर्म्स का सम लिख सकते हैं। अगर कोई 3x3 का है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर इस तरह का डिटर्मिनेंट है तो उसको हम क्या लिखेंगे ए लेंगे, फिर इसका हम देखेंगे माइनर ये मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इससे हमें दो टर्म्स जनरेट होंगे, यानी कि ए इंटू 2 टर्म्स यहाँ से, फिर माइनस बी और 2 टर्म्स यहाँ से मिलेगी, क्योंकि इसको और इसको कैंसिल करेंगे फिर प्रोडक्ट कराएंगे, फिर प्लस सी 2 टर्म्स हमको यहाँ मिलेगी। तो ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई कराएगा उन 2 टर्म्स को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो प्रॉपर्टी फॉलो होगी, तो यहाँ से सिर्फ 2 ही टर्म्स रहेंगी, यहाँ से भी 2 टर्म्स रहेंगी और यहाँ से भी 2 टर्म्स रहेंगी, तो कुल मिला के 6 टर्म्स हो जाती हैं आपकी। तो अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उससे 6 जनरेट होते हैं 6 टर्म्स, अगर 2 का है तो 2 ही रहती हैं, 3 है तो 6 होती है, यानी कि और 1 ऑर्डर का है तो 1 ही रहेगी। यानी कि एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, यानी कि n फैक्टोरियल। यही जनरल में आप याद रखेंगे कि जो nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है वो सम होता है n फैक्टोरियल टर्म्स का, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर का पूछा था, तो फोर्थ ऑर्डर का फैक्टोरियल करेंगे, यानी कि 4 फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू होगा 4 3 2, यानी कि 4 3 12 और 12 2 24, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाएगा।
तो 79 का ऑप्शंस आपका डी ट्रू हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? द लीडिंग डायगनल ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस। तो इसका यही लीडिंग डायगनल है जिसको हम प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं, और इसकी जो एंट्रीज हैं वो A1 B2 C3 है। A1 B2 C3, ऑप्शन सी ट्रू हो जाता है। ये इसकी लीडिंग डायगनल एंट्रीज हैं, तो इसका ऑप्शन 80 का आपका ए हो जाता है। तो अगर आपको ये इस तरह की, अभी हम और भी आगे सॉल्व करेंगे, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये 1000 MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो हम जीरो लेवल से उसको हायर लेवल तक ले जाएंगे, हाई लेवल तक ये 1000, और इसमें हम डेली क्वेश्चन अपडेट करते रहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है 8130648819। इसको व्हाट्सएप भी कर सकता है, इस पर कॉल भी कर सकता है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल से डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर हमने ऑनलाइन स्टोर का दे रखा है लिंक, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं।